ऐतिहासिक निर्णय सीरीज के तहत आज जो विषय हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारा है बेरुबारीवाद। इतिहास में कुछ घटना ऐसी होती है जो वर्तमान को भी प्रभावित करती है और वो एक मिसाल के रूप में कार्य करती है। कुछ ऐसी ही घटना बेरुबारीवाद है। तो आज के इस चर्चा में हम समझने का प्रयास ही करेंगे कि जो बेरुबारीवाद है ये वाद उत्पन्न क्यों हुआ, और इस वाद को हमें समझने के लिए हम इसे रैंडम नहीं समझ सकते। हमें यह समझना होगा कि जो भारत को आजादी दी गई थी वो आजादी दी गई थी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, और उसके साथ में जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है उसी के तहत भारत और पाकिस्तान को पृथक किया गया था। और जो हमारे यहाँ जो बंगाल है और जो यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र है, इसके विभाजन की जो जिम्मेदारी थी वो सीमा आयोग की थी। तो सीमा आयोग की विफलता या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कुछ कमियां कि जिसके कारण से ऐसे विवाद 47 में देश आजाद हुआ और 52 तक उत्पन्न हो गया, ये हमें समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे, उसके साथ में हमें देखेंगे कि इस वाद का संविधान के भाग 1 के साथ में, अनुच्छेद 1, 2, 3 के साथ में या अनुसूची 1 के साथ में क्या संबंध है, और इस मुद्दे को हल करने के समय सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां थी। क्योंकि भारत में भी इसको लेकर के एक अपने हाहाकार मच जाता है। विपक्ष का अलग मुद्दा होता है, बंगाल का अलग मुद्दा होता है, सत्ता पक्ष का अलग होता है, अटॉर्नी जनरल का तर्क अलग होता है, और ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि सरकार को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगनी पड़ गई कि ऐसे मुद्दे को हल करने के लिए हमारे पास तरीके क्या होने चाहिए। और यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय भी दिया। निर्णय काफी समझ का था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी यहां पर एक ऐसी भूल कर दी कि जिस भूल को जाकर के सर्वोच्च न्यायालय को ही 1973 में जाकर के फिर से सुधारना पड़ गया। तो आज की कक्षा में हम यहां पर जो चर्चा करेंगे वो कंप्लीट बेरुबारीवाद को चर्चा करेंगे। आप लोग क्या करिएगा कि 4-6 पेज आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हम तथ्यों के साथ में तिथि के आधार पर इसे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियरिटी करने के लिए तिथियों के साथ डिस्कस करना ज्यादा बेहतर होता है, कि जहां पर हमें पता होता है कि किस समय पर हमने क्या निर्णय लिया और उस निर्णय लेते समय पर हमसे क्या गलतियां हुई और क्या हमें करना चाहिए था। तो अब हम यहां पर पहले डायमेंशन को देखेंगे और देखेंगे कि जो बेरुबारीवाद है इस वाद में पूरा मामला क्या है। तो इसे चर्चा करनी है हमें। तो 20 तिथि है 20 फरवरी 1947। इस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि हम जून 1948 को भारत को हम सत्ता हस्तांतरण कर देंगे। हम अभी वहां पे नहीं जाएंगे कि कैबिनेट मिशन क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, सत्ता क्यों ट्रांसफर करना था, क्योंकि हमें इस केस के दायरे में रहना है। तो यहां पे जब ये निर्णय लिया गया कि 20 फरवरी 1947 को कि जून 1948 तक हम भारत को यहां पे सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, अर्थात भारत को आजाद कर देंगे। इस निर्णय के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ही देश को आजादी देने का डिसीजन लिया गया। संक्षेप में बात करें तो इसके पीछे कारण था क्योंकि उस समय जिन्ना जी के साथ में था जो मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता नेहरू जी हुआ करते थे। तो जिन्ना जी उस समय बीमारी से ग्रस्त थे। आप सबको पता है कि टीबी की बीमारी थी। उनका जो डॉक्टर था एक प्रोफेशनल डॉक्टर था,
उसने ब्रिटिश सरकार को उस समय अवगत करवाया कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने वो जीवित रह सकते हैं, और अगर ऐसे दौरान ऐसी कोई भी घटना, कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो मुस्लिम लीग के किसी भी नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो पार्टीशन करवा सकते हैं, पाकिस्तान को पृथक मांग कर सकते हैं। इस दौरान अब ब्रिटिश सरकार ने अपने डिसीजन को परिवर्तित कर दिया, और अब उसने डिसीजन क्या लिया, अब यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है जिसे हम 3 जून योजना के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं, 3 जून घोषणा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि हम अब भारत को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, और कब कर देंगे, 15 अगस्त तक कर देंगे, ये डिसीजन लिया गया। तो 3 जून योजना जो थी, जहां पर यह निर्णय लिया गया था कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और हम आज़ाद कर देंगे, जब ये डिसीजन लिया गया, अभी हम वहां पर भी नहीं जाएंगे कि कैसे रियासतों का एकीकरण किया गया, क्या क्या समस्या हुई, ये सारे इस तथ्य के विषय नहीं है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे देखेंगे 3 जून 1947 को जब ये निर्णय लिया जाता है कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, तो आज़ाद कैसे किया जाएगा, इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत हुआ, जिस बिल का नाम है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ। 18 जुलाई 1947 को ये पास होता है, और इसमें ये लिखा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और इसी कानून के तहत भारत से यहाँ पर पाकिस्तान को पृथक कर दिया जाएगा। तो जो भारत को आज़ादी मिली थी, वो भी कानून आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, और जिस कानून के तहत भारत से पाकिस्तान को पृथक किया गया था, वो कानून भी आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। और इसमें लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसमें क्या प्रावधान था। हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो बेरूबारी केस को लेकर के महत्वपूर्ण है। तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसकी 2 धारा हैं। धाराएं तो बहुत सारी हैं, हम इस बेरूबारी को चर्चा करने के लिए सिर्फ 2 धारा पर केंद्रित होंगे। एक जो एक्ट है इसका, वो है आपका धारा 2, और एक एक्ट है यहां पर आपका, वो है धारा 3। जब हम धारा 2 की बात करते हैं, तो धारा 2 में यहां पर इसके 3-4 उपखंड हैं। अब अगर इन उपखंडों की हम बात करें, तो इन उपखंडों में एक उपखंड है यहाँ पर जो है धारा 2 का खंड 2, और एक है धारा 2 का खंड 3, और एक आपका है खंड 4। अब इसमें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के धारा 2 के खंड 2 में लिखा गया कि वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के होंगे, क्योंकि अब इसी कानून के तहत भारत से पाकिस्तान को पृथक करना है। तो जब पृथक करना है, तो जो जो क्षेत्र पाकिस्तान का होगा वो धारा 2 में लिखा गया। तो इसमें बताया गया कि वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के होंगे, और धारा 3 और धारा 4 में लिखा गया कि ऐसा क्षेत्र जो महामहिम के संप्रभुता के अधीन है और धारा 2 के अधीन नहीं है, वो सारे क्षेत्र क्या होंगे, भारतीय क्षेत्र होंगे, इंडियन रीजन होंगे। अब महामहिम का मतलब ब्रिटिश संप्रभुता के जो अधीन क्षेत्र है, और जो धारा 2 के खंड 2 के अधीन नहीं है, वो सारे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, भारतीय क्षेत्र होंगे। ये खंड
आपके 3 और 4 में बताया गया। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में धारा 2 में क्लियरिटी कर दी गई कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र कौन सा होगा और जो है भारत वाला क्षेत्र कौन सा होगा, ये यहां बता दिया गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की जो धारा 3 है वो क्या है। तो इसकी जो धारा 3 है ये क्या है। अब इसमें एक मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चल रहा हूं। एक एक्ट आपका था जो 1935 में आया था, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 का जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम में एक आर्टिकल हुआ करती थी जिसका जो है आपकी आर्टिकल 290। 290 में प्रावधान क्या है ये समझ लीजिएगा, आपको काम आ जाएगा। यहीं से मैं कुछ चीजें और बताऊंगा आपको। 290 में ये था कि जो गवर्नर जनरल हैं उनको ये अधिकार है कि किसी भी प्रांत के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा को घटा सकते हैं और सीमा को बढ़ा सकते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 290 में था। जब हम आगे चल करके क्या हुआ कि इस धारा में संशोधन किया गया और ये संशोधन हमारे नीति निर्माताओं ने किया और 290A और 290B जोड़ा गया। हम जब हमारे यहाँ पर रियासत मंत्रालय बनता है और रियासतों का जब हम विलय कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि हम बड़ी बड़ी रियासत विलय कर रहे थे। हम बड़ी बड़ी रियासत तो विलय कर ही रहे थे, साथ में हम छोटे छोटे क्षेत्र भी विलय कर रहे थे। तो विलय करने जब हम कर रहे थे तो इसमें जो 290A और 290B जोड़ा गया, इसके तहत गवर्नर को अधिकार दिया गया कि जो क्षेत्र क्या होगा जिस प्रांत में समाहित किया जाएगा उस प्रांत पे तत्काल गवर्नर का विस्तार कर दिया जाएगा, कि आपका प्रशासनिक अधिकार हो जाएगा कि जैसे विलय किया गया, विलय के बाद उस क्षेत्र पर नियंत्रण गवर्नर का हो गया कि अब उनके सीमा के अधीन हो गया, उस पर नियंत्रण उनका हो गया। ऐसे हम बढ़ाते जा रहे थे, सुरक्षित करते जा रहे थे क्षेत्र को। तो इसका उपयोग बाद में किया गया और इसका उपयोग ब्रिटिश ने भी किया था और इसका उपयोग हमने भी किया यहाँ पर क्षेत्र को जोड़ने के लिए। रियासतों को जब हमने विलय किया तो उसे अपना प्रशासनिक कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धारा 3 का क्या प्रावधान था। धारा 3 में लिखा गया कि 1935 के अधीन जो गठित बंगाल क्षेत्र है, बंगाल प्रांत है, अब वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। अब वो बंगाल जो क्षेत्र है वो अस्तित्व में नहीं रहेगा और अब इसके जगह पर 2 प्रांत बनेंगे। एक आपका जो होगा एक आपका ईस्टर्न बंगाल और एक आपका वेस्टर्न बंगाल, ये धारा 3 में बताया गया। तो इसमें पहली बात यही बताई गई कि अब बंगाल ना हो करके ये बंगाल 2 क्षेत्र में, ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल। अब उसके बाद में इसमें प्रावधान किया गया कि जो नए प्रांत हैं जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो जो नए प्रांत हैं इनकी सीमा ऐसी होगी जो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त सीमा आयोग के पुरस्कार द्वारा प्रस्तावित की जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी। अब पुरस्कार का मतलब यहां पर कि जो सीमा आयोग तय करेगा उसी को माना जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेडक्लिफ पुरस्कार क्या है, तो रेडक्लिफ पुरस्कार ऐसा नहीं है कि कोई पुरस्कार दिया गया है, वो ऐसा पुरस्कार है कि उन्होंने सीमा निर्धारित किया और उसी पंचायत को मान लिया गया। तो इसमें यह कहा गया कि इन दोनों की सीमा क्या होगी, तो सीमा वही होगी जो गवर्नर जनरल के द्वारा गठित सीमा आयोग के द्वारा तय करेगी, वही होगी। इसमें एक बात और जोड़ी गई, इसमें यह कहा गया
कि जो पहली अनुसूची में यहां पर क्या है कि जो वो चीजें जो जो मेंशन किया गया है जिन क्षेत्रों को, उसके तहत पूर्वी बंगाल का क्षेत्र होगा, और इसके अलावा जितने क्षेत्र होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र होंगे। तो इसी में जो पहली अनुसूची में निर्मित क्षेत्र थे उन सबको क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल का हिस्सा बता दिया गया, और शेष क्षेत्र को क्या हुआ कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल का हिस्सा बताया गया। इसके बाद में ये भी कहा गया इसी धारा 3 में कि सीमा आयोग के द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा वो गवर्नर जनरल निर्णय लेगा, और वही निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। तो सीमा आयोग जो अपना डिसीजन देगा उसी डिसीजन को माना जाएगा और वही डिसीजन अंतिम होगा। अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये सारी बातें बताई गई थी धारा 3 में। अब इसके अलावा समझना फिर, तो जहां तक मैंने आपको बताया कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की धारा 2 में क्या प्रावधान था और धारा 3 में यहां पे क्या प्रावधान था। अब हम चलते हैं आगे कि इसके बाद क्या हुआ। तीस जुलाई 1947 को क्या हुआ कि सीमा आयोग का गठन कर दिया गया। और जब यहां पे सीमा आयोग का गठन किया गया तो सीमा आयोग में टोटल 5 सदस्य थे, और ये जो अध्यक्ष को लेकर के 5 सदस्य थे, इस का जो अध्यक्ष बनाया गया वो रेडक्लिफ को बनाया गया, और ये सारे 5 के 5 जो यहां पर सदस्य हैं वो सारे जज हैं। इन्हें जिम्मेदारी क्या दी गई थी, जिम्मेदारी में इनको ये कहा गया कि आपको बंगाल और पंजाब का विभाजन है उसे तय करना है कि बंगाल का विभाजन कैसे किया जाए और पंजाब का विभाजन कैसे किया जाए। इन्हें ये काम सौंपा गया। इन सब ने क्या किया, 12 जुलाई 1947, अब यहां समझना आप, 12 जुलाई 1947 अर्थात विभाजन के 3 दिन पहले 15 अगस्त को आजादी मिलनी है, सत्ता हस्तांतरण होना है। इन्होंने क्या किया, 12 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, और जब ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की रेडक्लिफ ने, तो उसमें ये बताया कि कैसे क्या होगा कि यहाँ पर इसका पार्टीशन किया जाएगा, पंजाब वाले क्षेत्र का और यहाँ पर जो बंगाल वाले क्षेत्र का। यहाँ पे देखा गया कि अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताई थी, लगभग उसमें 10 बुनियादी बातें थी जो बताई, जिसमें से हमें सारी चर्चा नहीं करना है, हमें छठा पॉइंट जानना है जिसमें इन्होंने बताया। तो यहाँ पे सीमा आयोग ने 10 बातें बताई थी, जिसमें से हम छठी बात पर चर्चा कर रहे हैं, और छठी बात में जलपाईगुड़ी और जो दार्जिलिंग का मुद्दा है इसका इन्होंने वर्णन किया। दार्जिलिंग में बताया कि जो मुस्लिम आबादी यहाँ पर टोटल यहाँ जो है, तो जितनी आबादी है वहाँ पर मुस्लिम आबादी की कुल जनसंख्या है लगभग समथिंग 2.42 के पास बताया था इन्होंने। जलपाईगुड़ी में जो बताया गया कि यहाँ लगभग 23% के आसपास है, ये आधार इन्होंने बताया था। अब हुआ क्या, इस क्षेत्र का कैसे विभाजन किया जाए, यहाँ पे रेडक्लिफ महोदय जी फंस गए। और अब जब वो फंस गए तो इस दौरान उन्होंने क्या किया, अब यहां पर उन्होंने थाने को आधार बनाया। अब जब विभाजन हुआ भारत में, विभाजन को लेकर के जब आप सुनते हैं कि थाने को आधार बनाया गया था, तो यहां पर थाने को आधार इन्होंने बनाया। और थाने का आधार बनाने के लिए क्या किया गया कि जो दार्जिलिंग जिले में उस समय एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम था फांसीदेवा, तो फांसीदेवा थाने से लेकर के जो जलपाईगुड़ी जिला है वहां पर एक थाना पड़ता था जिसका नाम था तेतुलिया थाना। तेतुलिया वहां से लेकर के अब यहाँ पर फांसीदेवा से लेकर के
और तेतुलिया थाने तक का इन्होंने सीमा तय किया कि इसके आधार पर विभाजन किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ऐसे एक सीमा रेखा तय की जाएगी और जहां, और ये क्या होगी, अब ये यहां से जो आपका बंगाल का कूच बिहार क्षेत्र पड़ता है, तो कूच बिहार से लेकर के बिहार तक की सीमा तय करनी थी। तो इन्होंने यहां पर थाने को आधार बनाया। और अगर मैं उसकी श्रृंखला आपको बताऊं तो जैसे है यहां पर तेतुलिया थाना, उसके बाद राजगंज थाना, उसके बाद एक थाना हुआ करता था जो यहां पर आपका था कमार करके था, ऐसे यहां पर एक देवीगंज थाना था। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो फांसी देवा थाने थे, इन सबको आधार बनाते हुए क्या हुआ कि जलपाईगुड़ी और इन क्षेत्र का विभाजन किया गया यहां पर। और इसमें विभाजन के दौरान क्या हुआ कि इन्होंने जो तय किया अंत में कि जो यहां से पूर्व और दक्षिण का क्षेत्र है, जो पूरब का क्षेत्र है और उसके बाद में जो पश्चिम का क्षेत्र है, तो यहां पर इसी से तय कर लिया कि जो जलपाईगुड़ी का यहां पर जो हिस्सा है और इसका जो पूर्व और दक्षिण हिस्सा है वो पूर्वी बंगाल का, और जो ऊपर के हिस्से हैं वो चले आएंगे आपके पश्चिम बंगाल के। ऐसे इन्होंने निर्धारित किया था थाने को आधार बना करके। तो ये जब सारी चीजें की गई तो उस समय ऐसा हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना था। अब ये पंचाट जो हुआ, जो सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम के 3 दिन पहले आया था। और उस पे जो 18 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, उसी के तहत भारत को आजादी दी जानी थी। तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था उसकी अनुसूची 1 में जो निर्धारित प्रावधान था उसमें ये पंचाट की बातें शामिल नहीं की गई। ये जो पंचाट सीमा आयोग की बातें हैं ये समाहित नहीं हो पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बेरुबारी क्षेत्र है इसको भारतीय यूनियन का संख्या 12 बताया गया और 12 बता करके वेस्ट बंगाल में शामिल कर लिया गया। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अनुसूची 1 में इसका ये समाहित नहीं किया जा सका था। इस पंचाट को बेरुबारी यूनियन संख्या 12 के तहत वेस्ट बंगाल का हिस्सा बना लिया गया। और रेडक्लिफ जी ये भी लिखना भूल गए कि ये किस क्षेत्र में जाएगा। अब आगे इसी में क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को हम अपने आजादी से पहले ही संविधान सभा का हमारे यहाँ गठन हो गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और उसके बाद में आगे चल करके जो 14 अगस्त 1947 की बात करें, 14 अगस्त कह लें या 15 अगस्त कह लें कि भारत को आजाद होना था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। जैसा कि अभी मैंने आपको उसमें संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए और फाइनली संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब ये सारी बातें हुई। तो जब यहां पर ये बताने का रीजन ये था कि जो हमने क्या किया, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, और संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हुआ तो जो हमारी अनुसूची 1 है संविधान की, इंडेक्स 1 है, उसमें राज्यों की 3 कैटेगरी है। वैसे जब हमारा इस समय संविधान बनके तैयार हुआ तो भारत में राज्य 4 प्रकार के हुआ करते थे, ABCD वाले राज्य। ए के तहत जो राज्य था वो आपके संविधान के भाग 6 के तहत, बी का जो है वो पार्ट 7 के तहत, सी का पार्ट 8 के तहत, और जो डी का है वो पार्ट 9 के तहत। पार्ट 6 वाले राज्य वो थे जो 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश से ट्रांसफर होने वाले थे, जहां पे कोई समस्या नहीं थी। बी वाले वो राज्य हैं जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं और उन रियासतों को कन्विंस करने के लिए यहां पर हमने
जैसे यहाँ पे गवर्नर और सीएम हुआ करते थे, यहाँ पे हम रियासतों के राजाओं को, जो बड़ी रियासतें थी, उन्हें राज प्रमुख का दर्जा दे करके राज्य बना दिया गया थे। ऐसे ही बस यहाँ पर राज प्रमुख का पद हुआ करता था। सी वाले क्षेत्र वो हुआ करते थे जो भाग 8 वाले, वो छोटे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। और पार्ट 9 में जो था वो अंडमान निकोबार था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो किया जाता है, तो यहाँ पर भाग 7 को और भाग 9 को रिपील कर दिया जाता है और हमारे पास 2 प्रकार के राज्य बनते हैं, एक पूर्ण राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, जो आज भी है। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने पार्ट 7 को यहाँ पर रिपील किया था, जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन हमने पार्ट यहाँ पर जो है 9, इसको यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से फिर से पुनर्जीवित कर दिया गया। हम चले, ये सारे मुद्दे यहाँ पर थे इतना। तो अब यहाँ पे समझने की बात थी, जो मैंने आपको बताया कि ये कारण यहाँ पर हुआ था, जिसके कारण से ये सारी चीजें हुई। अब यहाँ पे समझने की बात है कि जब ये सारी चीजें हो गई, देश आजाद भी हो गया। इसके बाद 14 दिसंबर 1948 को नई दिल्ली में इंडिया डोमिनियन कॉन्फ्रेंस होता है। उस पे इंटर डोमिनियन यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है। इंटर डोमिनियन कॉन्फ्रेंस में जो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये बातें किया गया कि जो सीमा का विवाद है उसका हल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंटर डोमिनियन कॉन्फ्रेंस होना था, यहाँ पे सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने आपस में सहमति जताई और उस सहमति में उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे सीमा विवाद के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हम लोग 31 दिसंबर 1949 तक हम हल कर लेंगे। देखा यह गया कि इस मुद्दे को इस यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया गया और बेरुबारी का मामला यहाँ नहीं उठाया जाता है, ये मामला वैसे के वैसे पड़ा रह जाता है। तो जब ये डोमिनियन यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था कि हमारे पास जो सीमा विवाद के मुद्दे हैं उस मुद्दे को हम हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता है इस कॉन्फ्रेंस में। हुआ क्या, उसके बाद में हमारे यहाँ पर उस पे संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद में 1950 में के बाद में सरकार हमारी काम करना शुरू कर दी और 1951 में चुनाव हुआ। फाइनली 52 में जाकर के हमारी सरकार, नई सरकार का गठन होता है। तो जब नई सरकार का गठन हुआ तो पाकिस्तान के द्वारा पहली बार 1952 में बेरुबारी संघ का मुद्दा उठाया गया और इसमें कहा यह गया कि बेरुबारी एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होना चाहिए। भारत इस पर गलत तरीके से क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। अब जब ऐसे मुद्दे उठाए गए, उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था फिरोज शाह नून और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नेहरू जी का कार्यकाल जो रहा हुआ है, अगर हम गणतंत्र भारत की बात करें तो 52 से लेकर के 64 तक, वैसे नेहरू जी 46 उसमें आप अगर देखेंगे तो अंतरिम सरकार से 1946 से लेकर के यहां से वो प्रधानमंत्री थे। तो जब ये मुद्दा उठा तो फिरोज शाह नून और प्रधानमंत्री नेहरू जी के मध्य एक समझौता होता है। उस समझौते में ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि आधा क्षेत्र किसका हो जाएगा, पाकिस्तान का, और आधा क्षेत्र हो जाएगा भारत का। तो समस्या ये है कि जो बांग्लादेश और भारत की सीमा है वो बहुत डिफिकल्ट सीमा थी। 2015 में जाकर के एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत क्या हुआ है कि 111 इनक्लेव हमने, भारत ने बांग्लादेश को सौंपा है, बदले में हमें 51 इनक्लेव मिल पाए। सीमा इतनी जटिल है और इस प्रकार से है कि वो है बांग्लादेश के अंदर लेकिन लोग रह रहे हैं यहाँ पर भारत में,
और जो भारत के लोग हैं वो रह रहे हैं वहां पर और कंट्रोल है भारत का। तो इससे प्रशासनिक से भी समस्या होती है, लोगों को भी समस्या होती है, ऐसी समस्या होती है। तो यहां पे क्या हुआ कि सितंबर 1958 में नेहरू और नून समझौता हो गया, और जिसके तहत ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, आधा क्षेत्र हिंदुस्तान का हो जाएगा और आधा क्षेत्र यहां पर पाकिस्तान का हो जाएगा। जब ये बातें हुई तो इस बात को लेकर के बंगाल की जनता भी नाराज हो गई। उसको लगने लगा कि हमने जिस प्रधानमंत्री को चुना हुआ है वो प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, हमारे क्षेत्र को किसी विदेशी को सौंप रहा है। अब ये समस्या प्रारंभ होती है। इस बीच में क्या हुआ कि ऐसे कई मुद्दे भी उठाए गए। मुद्दे ये उठाए गए कि क्या जो प्रधानमंत्री है, सरकार है, उसको ये अधिकार है कि भारत का भी कोई भी क्षेत्र ऐसे वो किसी को दे सकता है। और यहां पे अभी जो सक्रिय नेता और एक विपक्ष के रूप में हुआ करते थे, जो सरकार की हर नीतियों पर जहां गलत नीतियां होती थी वहां पर वो प्रश्न उठाते थे, वो नेता हुआ करते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। यहां पे प्रश्न ये उठा कि भारत एक संप्रभु राज्य है, और भारत एक संप्रभु राज्य है और हमारे उद्देशिका में लिखा गया है कि एकता की बात की गई है। अब अगर हम यहां पर एकता की बात की गई है, राष्ट्रीय एकता की बात की गई, यूनिटी की बात की गई है, तो क्या इसके आधार पर भारत का कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी को सौंपा जा सकता है? विपक्ष ने इसका आधार यहां पर बनाया। साथ में सरकार के सामने यह समस्या आ गई कि इस मुद्दे का हल कैसे निकाला जाए। हल निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करें? क्या हम हल निकालने के लिए अनुच्छेद 3 का आधार बनाएं, या हम संविधान संशोधन के माध्यम से करें, या हम जिस प्रकार से समझौता कर लिए समझौते के माध्यम से कर दें? अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार से विवाद प्रारंभ होता है यहाँ पर कि इस मुद्दे का हल कैसे निकाला जाए कि इस समझौते को लागू करवाया जा सके। तो ये था आपका मुद्दा जो आपका बेरुबारी यूनियन से संबंधित है, ये पूरा मामला। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सरकार के सामने जो समस्या उत्पन्न हुई, सरकार ने इस समस्या का हल कैसे निकाला। तो यहां पे सरकार के समझ समस्या क्या है? सरकार के समझ ये समस्या है कि इस समझौते को हम कैसे यहां पर लागू करें। राजेंद्र प्रसाद जो भारत में वर्तमान राष्ट्रपति हैं, वो संविधान सभा में अध्यक्ष के रूप में थे, और बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे संसद के सदस्य हैं उस समय के, वो भी संविधान सभा के सदस्य थे। अब सबको लगने लगा कि कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं यहां पर क्या है कि कमियां हैं, और नेहरू नून समझौते को लागू करने के लिए तरीका क्या हो सकता है। इसके लिए अब जब सरकार ऐसे दुविधा में फंसती है, अगर हम बात करें तो कायदे से यहां पर कोई दुविधा का विषय भी नहीं था। अगर हम सरकार के आधार पर हम अगर इस पर विचार करें तो यहां पर हम बता सकते हैं आपको कि एक आपका जो संविधान का अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में है यहां पर 3 शेड्यूल हैं। एक है संघ, और एक है राज्य का विषय, एक है समवर्ती सूची का विषय। संघ सूची के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है राज्य के पास, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र और राज्य दोनों का है। लेकिन अगर केंद्र ने कानून बना दिया है तो राज्य का कानून प्रभावी नहीं होगा, केंद्र का कानून ही प्रभावी होता है। दिल्ली के केस में कुछ अलग है, वो अभी हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो संघ सूची का विषय है 14, इसके तहत ये कहा गया है कि जो भी भारत सरकार किसी भी कानूनी पेच से अगर कोई ऐसा मुद्दा आ रहा है तो फंसे बिना वो क्या कर सकती है कि एंट्री जो यहाँ पर 14 है उसके तहत किसी देश के साथ संधि कर सकती है, समझौता कर सकती है, उसे ये अधिकार है। अनुच्छेद 253 को अगर हम आधार बनाते हैं तो अनुच्छेद 253 में साफ साफ बताया गया है कि विदेशों के साथ संधियां और समझौता ये क्रियान्वित किया जा सकता है।
और ये सरकार को शक्ति प्रदान करता है। 245 की अगर हम बात कर लें तो संसद को भारत के क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र पर या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो अगर हम कानूनी प्रावधान के आधार पर बात करें तो अनुसूची 7 भी ये अधिकार प्रदान करती है। एंट्री 14 253 भी अधिकार देता है संधि समझौते को लागू करने के लिए सरकार के पास ये शक्तियां हैं। 245 कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए या किसी विशेष हिस्से के लिए आप क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसी चुनौती नहीं थी। अगर हम 248 की बात करें तो 248 में साफ साफ ही लिखा गया है कि ऐसे विषय जो समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार अगर किसी के पास है तो भारत की संसद के पास है। तो यहां पर भी समस्या नहीं है कि जो कहीं पर भी नहीं लिखे गए हैं उस पर विधि बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। तो यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। तो कायदे से अगर देखें तो भारत को इस समझौते को लागू करने में कानूनी रूप से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहां पे जो मुद्दा आधार बनाया गया विपक्ष के माध्यम से, वो आधार बनाया जाता है प्रस्तावना को लेकर के कि प्रस्तावना में कुछ बातें लिखी गई हैं और उसको लेकर के विपक्ष ने यहां पर आधार बनाया। और आधार ये बनाया कि प्रस्तावना में शब्द लिखा गया है लोकतांत्रिक गणराज्य, और अगर लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया है तो लोकतंत्र में जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां यहां पे सरकार को जनता से मिलती है। तो जनता के शक्ति का उपयोग करके क्या सरकार के पास इतना अधिकार है कि सरकार इस अपने किसी भी क्षेत्र को विदेशी को सौंप सकती है। ये आधार बनाया गया। उधर जो प्रस्तावना में राष्ट्रीय यहां पर एकता शब्द प्रयोग किया गया था, उसका आधार बनाया गया कि हमने प्रस्तावना में यूनिटी की बात की है, आप कैसे किसी क्षेत्र को आप दे सकते हैं। तो सरकार ने एक यहां पर तर्क प्रस्तुत किया कि अगर आप प्रस्तावना की बात करेंगे तो प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब होता है कि सरकार, संप्रभुता का मतलब है कि हमारे आंतरिक मामले में और हमारे बाह्य मामले में हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी विदेशी ताकतों का हमारे ऊपर, हमारे विदेश नीति पर प्रभाव नहीं है, और देश के अंदर भी किसी मामले पर हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर आप प्रस्तावना का आधार बनाएंगे तो संप्रभुता का मतलब यह है कि हम विदेशी क्षेत्र को हम अर्जित करके भारत में समाहित भी कर सकते हैं, और भारत के किसी क्षेत्र को हम विदेशियों को सौंप भी सकते हैं। तो अगर आप प्रस्तावना का आधार बना रहे हैं तो संप्रभुता के आधार पर हमें शक्तियां मिलती हैं। अब यह मामला ज्यादा पेचीदा हो गया। तो अब सरकार ने इस मुद्दे का हल निकालने के लिए क्या किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रयोग किया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 143 में लिखा यह गया है कि सरकार को आवश्यकता पड़ने पर सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रपति जब भी ऐसा कोई मुद्दा फंसे तो सर्वोच्च न्यायालय से वो राय मांग सकता है। लेकिन यहां पर यह भी लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ना ही राय देने के लिए बाध्य है और ना ही सरकार उसके दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। ये दो यहां पर 143 में लिखा गया है। तो 143 के तहत, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत, ये सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने पूछा कि आप ये बताएं कि क्या भारत एक संप्रभु देश है, तो क्या एक संप्रभु देश अपनी भूमि का कोई हिस्सा किसी विदेशी को सौंप सकता है, और उसे सौंपने का अधिकार है या नहीं है, और अगर उसे अधिकार है तो उस अधिकार के लिए प्रक्रिया क्या होगी, और इस प्रक्रिया के तहत हम अगर जो करेंगे तो हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे या अनुच्छेद 368 के तहत करेंगे। 368 जो है संविधान का, वो संविधान संशोधन से संबंधित है।
एक क्लास आपके यूट्यूब पर पड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि बहुमत क्या है, बहुमत के प्रकार क्या है, संविधान संशोधन कैसे होते हैं। या आप अगर आपको समझ नहीं होगी तो आप जाकर के वहां देख लेना। तो यहां पे सरकार ने पूछा कि हमें अगर हमें करना है तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, और प्रक्रिया के तहत हम अनुच्छेद 3 की सहायता से कर सकते हैं या अनुच्छेद 368 की सहायता से कर सकते हैं, या इसके लिए किसी अन्य विधायी कानून की आवश्यकता है। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बातें की। आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जब भी सरकार 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगती है तो राय ऐसा व्यक्तिगत नहीं होता कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्या करेगा कि फोन पर बता देगा कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो। इसके लिए कम से कम 5 जजों की पीठ बैठती है, और जैसे एक मामले की सुनवाई होती है ऐसे ही उस पर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद राय दी जाती है। तो संविधान बेंच का जब भी गठन होगा, जब भी 143 के तहत ऐसे कोई मामले होंगे तो कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है, इससे नीचे की बेंच नहीं बैठेगी। तो ये मामला पहुंच गया सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी क्या राय दी और सरकार ने उस राय को लेकर के कैसे अप्लाई किया, उसे समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अनुच्छेद 3 जो बार बार बात हो रही है, तो कि इसका संबंध बेरुबारी मामला का अनुच्छेद संविधान के भाग 1 से और अनुच्छेद 1, 2, 3 के साथ में इसका क्या संबंध है, ये हम अब समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर अब हम यहां पर देखेंगे कि बेरुबारीवाद का संबंध अनुच्छेद 1, 2, 3 के साथ कैसे है, अर्थात भाग 1 के साथ में बेरुबारी का संबंध कैसे है। यहां पे समझने का हम प्रयास करते हैं। जो भाग 1 है उसमें बताया गया है संघराज्य क्षेत्र के बारे में, अर्थात अगर हम बात कर लें तो भारत की स्थिति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारत का क्षेत्र क्या होगा। अब यहाँ पर हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 में जो हमारे बताया गया है, 1 में है कि भारतीय संघ का मतलब क्या है। अब अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ का मतलब, वहां पर जो आपके संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जो संघ होगा उस संघ में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, तो उस संघ में आपके एक तो पूर्ण राज्य आएंगे जो 15 अगस्त 1947 को जिस प्रकार के राज्य क्या थे भारत को हैंडओवर किया गया था आजादी के समय, ऐसा राज्य जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर वाला है, जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा की अगर हम बात कर लें तो यहां पर आपके अर्जित क्षेत्र होंगे। तो एक क्षेत्र आपका यहां पर अर्जित क्षेत्र होगा और एक क्षेत्र यहां पर आपका है जो संधि के माध्यम से, और एक आपका यहां पर है दावा रहित क्षेत्र। ये 5 मिलकर के भारतीय संघ क्षेत्र का निर्माण करते हैं, संघ राज्य का। एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र, संधि से प्राप्त क्षेत्र और दावा रहित क्षेत्र। संक्षेप में समझ लेना कि अर्जित क्षेत्र क्या होते हैं। जैसे क्या हुआ कि सिक्किम का जब भारत में विलय किया गया, तो सिक्किम का जब विलय किया गया तो उस समय 35वां संविधान संशोधन किया गया, और 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 2A में सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया, और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये अर्जित क्षेत्र है। हम संधि के माध्यम से अगर हम बात कर लें तो जैसे चंद्रनगर, करैकॉल, माहे, पुदुचेरी, ये सारे क्षेत्र जो हमने फ्रांसीसियों से संधि के माध्यम से प्राप्त किया, ये संधि से प्राप्त क्षेत्र हैं। हम जब दावा रहित क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे आपको पता होगा कि अंटार्कटिका पर भारत के वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। अब मैं इस पर बात नहीं करूँगा कि किस किस टाइप के वहाँ पर हैं। तो जैसे आपने एक नाम सुना होगा दक्षिणी गंगोत्री का, एक आपका है मैत्री, और जो तीसरा स्टेशन बना था वो है भारती। दक्षिणी गंगोत्री जो है इस समय कार्यरत नहीं है। तो ये जो आपके दक्षिणी गंगोत्री हैं, मैत्री हैं, भारती हैं, ये सब क्षेत्र आपके दावा रहित क्षेत्र में से हैं। ऐसे एक क्षेत्र आपका है जो आपका बंगाल की खाड़ी में था, न्यू मोरे द्वीप।
ये दावा रहित क्षेत्र में था कि भारत की बीएसएफ ने क्या किया, दावा किया, वहां पर जाकर के इंडियन फ्लैग लगाए। उसके बाद में बांग्लादेश ने भी दावा किया, कुछ समय के लिए वहां पर वाद भी चला। उसके बाद क्या हुआ कि जलस्तर वहां पर बढ़ने के कारण से द्वीप ही समाप्त हो गया। तो ऐसे क्षेत्र हैं जो दावा रहित क्षेत्र होते हैं, तो ये सारे मिला करके यहाँ पर संघ राज्य का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय संघ का मतलब बताया गया है, तो इसका बेरूबारी से कोई नाता हो ही नहीं सकता है उस क्षेत्र से। हम अगर अनुच्छेद 2 की बात कर लें तो अनुच्छेद 2 में जो हमारे प्रावधान है, इसमें यह बताया गया कि भारत अपने संघ क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है, और जिसका उदाहरण अभी हमने आपको दिया है कि हमने 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974 के द्वारा अनुच्छेद 2 में ए जोड़ा था, और 2A जोड़ करके सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था। तो यहाँ पर भारत अपने संघ क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकता है, अर्थात भारत के बाहर के क्षेत्र को हम भारत में समाहित कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा गया कि भारत अपने किसी क्षेत्र को किसी विदेशी को सौंप सकता है। तो अनुच्छेद 2 भी क्या हो जाता है कि यहाँ पर सेफ हो जाता है, बच जाता है, इसका भी बेरूबारी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 में उसको भी हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो इसमें यह लिखा गया है कि भारतीय संघ का जो क्षेत्र है उसका पुनर्निर्धारण कैसे किया जा सकता है। अब पुनर्निर्धारण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके टोटल 5 प्रावधान बताए गए हैं। अब जो 5 प्रावधान बताए गए हैं इसको समझने का प्रयास करना कि संसद को यह अधिकार है कि राज्य या उसके कुछ भाग को अलग कर सकती है, या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके या कुछ भागों को मिला करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये पहले उसमें प्रावधान किया गया। जो यहाँ पे दूसरा हिस्सा बताया गया अनुच्छेद 3 का, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, और तीसरा है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। चौथा इसमें है संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और पांचवा है कि राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इस बेरूबारी का जो मामला है वो इससे देखना जाना शुरू हुआ कि संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और इससे भी जोड़ा गया कि राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। ये बातें प्रारंभ हुई यहां पर। अब जब ये मुद्दा प्रारंभ हुआ तो संसद ने उस पर, सरकार ने उस समय जो कहा कि अनुच्छेद 3 में बातें लिखी गई है कि हम क्षेत्र को बढ़ा भी सकते हैं और हम क्षेत्र को घटा भी सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमने क्या किया, अभी 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना को अलग कर दिया। अब आंध्र प्रदेश की सीमा को घटाना ही हुआ। 2000 में देखा गया कि 3 नए राज्य बने आपके, जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। यहाँ पर भी सीमा को घटाया ही गया। जो अलग अलग राज्यों के से सटे हुए क्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश की सीमा को कम किया गया। लेकिन ये जो अनुच्छेद 3 बातें करता है, ये देश के अंदर की बातें करता है, न कि ये क्षेत्र को सौंपने की बातें करता है। अब यहाँ पे जो दुविधा का विषय ये बन गया कि अनुच्छेद 3 के माध्यम से किसी क्षेत्र को सौंपा जा सकता है या सौंपा नहीं जा सकता है। ये समस्या यहाँ पर विद्यमान हुई। अब जब ये समस्या यहाँ पर विद्यमान हुई और अनुच्छेद 4 में जो लिखा गया था आपके कि अनुच्छेद 2 और 3 की कोई भी बातें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं मानी जाएगी। अब जब यहाँ पर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के रूप में नहीं मानी जाएगी, तो अब दुविधा का ये विषय था कि क्या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए सरकार भारत के किसी बड़े हिस्से, किसी भी क्षेत्र को किसी विदेशी को सौंप सकती है। अब यहाँ दुविधा का जो विषय बन गया कि सरकार के सामने ये दुविधा आ गई
कि अब हम क्या करें, जो ये बेरोजगारी का मुद्दा है, इस मुद्दे को हल करने के लिए हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करें या अनुच्छेद 368 का प्रयोग करें, और यहाँ ये मुद्दा आकर के सरकार के सामने भी सामंजस्य का यहाँ ऐसा मुद्दा खड़ा हो जाता है। इस समय देश के राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद को ये प्रतीत हुआ, सरकार को भी लगने लगा कि कुछ तो कहीं ना कहीं क्या है कि दुविधा बनी हुई है, कि जिसके कारण से कुछ भूल हुई है। अब इसमें सरकार जो यहाँ पर फंसी हुई है कि यहाँ पर इस मुद्दे को हल कैसे किया जाएगा, 3 के तहत, 368 के तहत। तब हमारे संविधान में एक प्रावधान है 143 का, और 143 का उसमें वैसे कई बातें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 143 में ये लिखा गया कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर परामर्श मांग सकती है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श मांग सकती है, ना तो सरकार उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है और ना न्यायालय देने के लिए बाध्य है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 143 में किया गया है। अब यहाँ पे अब सरकार ने क्या किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रयोग किया, और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का प्रयोग करते हुए न्यायालय से पूछा कि क्या बेरोजगारी यूनियन से संबंधित समझौते के क्रियान्वयन के लिए कोई विधायी कार्रवाई आवश्यक है, कि क्या हम इसके माध्यम से क्या कोई कानून बनाने की हमें आवश्यकता है। और यहाँ पर अगर नहीं है तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, और क्या ये आवश्यक है कि अनुच्छेद 3 के तहत किया जाना उचित रहेगा या 368 की यहाँ पर मदद लें। तो ये दो विषय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए कि यहाँ पर हम इसके लिए कोई कानून बनाएं या अनुच्छेद 3 के तहत करें या अनुच्छेद 368 के मदद से संविधान में संशोधन करके करें। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में सरकार ने न्यायालय से क्या किया कि राय मांगी। अब जैसे जब भी अनुच्छेद 143 के तहत सरकार न्यायालय से कोई सलाह मांगती है तो उसके लिए कम से कम 5 जजों की बेंच का गठन होता है। ये ऐसे नहीं होगा कि जजेस ने अकेले क्या हुआ कि सीजीआई ने अपनी बातें वहां पर उन्होंने ओपिनियन दे दिया। जब भी संविधान पीठ का गठन होगा और जब भी ऐसी कोई राय मांगी जाएगी तो वहां पर 5 जजों की बेंच का गठन होता है। इस समय सर्वोच्च, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर अपना क्या निर्णय सुनाया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा था कि बेरोजगारी मुद्दे को हल करने का तरीका क्या है। हम क्या एक संप्रभु सरकार अपने क्षेत्र को किसी विदेशी को दे सकती है या नहीं दे सकती है, और अगर दे सकती है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया कोई विधायी होगी या अनुच्छेद 3 के माध्यम से कर सकते हैं या अनुच्छेद 368 के माध्यम से करें। तो इस मुद्दे पर अब सरकार यहां पे न्यायालय ने जो अपना डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि सरकार के पास अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है, किसी भी संधि समझौते को लागू कर सकती है, ये उसके पास अधिकार है। लेकिन ये जो अधिकार है ये अनुच्छेद 3 के तहत नहीं प्राप्त हो रहा है। अनुच्छेद 3 जो बातें करता है वो कह रहा है कि देश के अंदर आप 2 राज्यों को मिला करके एक बड़े राज्य बना सकते हैं, एक राज्य को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो आप देश के अंदर सीमा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किसी विदेशी को नहीं सौंप सकते। ऐसा करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना होगा और संशोधन के माध्यम से समझौते को लागू कर सकते हैं आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ये बातें कही। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सरकार के पास ये अधिकार है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दे दिया कि जो जाकर के लगभग ये 60 का डिसीजन इधर है और उधर 1973 तक एक विवाद बना रह गया, लमसम 13 साल तक, कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। और अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो संविधान सभा में संविधान निर्माताओं ने क्यों इसको कहा कि संविधान सभा बार बार ये कहती थी कि संविधान को जानने की कुंजी है।
तो संविधान सभा के सदस्यों ने या तो गलत बोला या सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। ये एक यहां पर विवाद का विषय बन गया। और हुआ ये कि इस मसले पर विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा उठाया गया, विपक्ष ने कहा था कि प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता। तो अगर यहां पर भारत के एकता शब्द का प्रयोग किया गया है तो क्या सरकार को इतनी शक्तियां मिली हुई है कि प्रस्तावना में लिखी चीजों के विरुद्ध जा सकती है? तो जैसा मैंने बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने क्या बोला था कि अगर आप प्रस्तावना को आधार बनाएंगे तो प्रस्तावना में एक शब्द लिखा गया है संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब यह है कि सरकार किसी भी क्षेत्र को भारत में समाहित भी कर सकती है और भारत के किसी क्षेत्र को विदेशी को सौंप भी सकती है। तो संप्रभुता के अंतर्गत ये शक्तियां हमें मिल रही हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका हल क्या निकाला? उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, और अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है तो ना तो ये किसी को शक्तियां देती है और ना ही किसी की शक्ति को कम करती है। ये एक विवाद का हल तो यहां पर निकाला गया, लेकिन एक नया विवाद बनकर तैयार हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है। और मैं आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं, ये थोड़ा सा हट करके इसे ध्यान रखना आप लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों को संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने का कार्य हुआ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने इस उद्देशिका को, प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष रखा कि जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाने जा रहे हैं, किस लिए बनाने जा रहे हैं, वो सारी चीजें रखा। 22 जनवरी को क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। और जब पास हो गया तो इस दिन से क्या हुआ कि संविधान सभा कार्य करना प्रारंभ कर दी। 17 अक्टूबर 1949 संविधान सभा की जो सेकेंड रीडिंग थी उसका अंतिम दिन है। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज के दिन हमें सर्वसम्मति से क्या करना है, उद्देशिका को पास करना है। अगर हम पास नहीं किए तो बाकी संविधान का कार्य फंस जाएगा। इस दिन सर्वसम्मति से, हमारा संविधान सर्वसम्मति से आधारित है, इसीलिए हमें लागू होते ही संशोधन करना पड़ा। यहां पे सर्वसम्मति से जैसे संविधान के सारे प्रावधानों को शामिल किया गया था, सारे भाग को शामिल किया गया था, वैसे ही क्या हुआ कि यहां पर उद्देशिका को भी शामिल किया गया। तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में उद्देशिका वैसे ही शामिल किया गया था जैसे संविधान सभा के सारे भाग शामिल किए गए थे। लेकिन यहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है, तो जब हिस्सा नहीं है तो ना ये किसी को शक्ति देती है और ना ही शक्ति को कम करती है। और इसे जाकर के इस भूल को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। और 1973 में जब केशवानंद भारती का मामला था, उस मामले में उसने बेरुबारी मामले में दिए गए अपने निर्णय को पलटा और उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं, बल्कि प्रस्तावना क्या है, संविधान के प्रावधानों के को जानने के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत का कार्य करता है। और महत्वपूर्ण नहीं, अतिशय महत्वपूर्ण पार्ट बताया। यहां तक कि अगर हम बात करें गोलकनाथ के केस में भी पासेस रेफरेंस में कह दिया गया था कि हिस्सा है। यहां पे क्या हुआ कि बेरुबारी यूनियन में जो अपना डिसीजन दिया था उसे उसने खारिज किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जब न्यायालय के द्वारा यह कह दिया गया कि सरकार को यह अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, किसी भी संशोधन संधि को लागू कर सकती है, बशर्ते उसे क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने 9वां संविधान संशोधन किया और 9वां संविधान संशोधन करके जो बेरुबारी वाद है, इस समझौते को हल किया गया
और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य ये समझौता होता है। उस समय 15 अगस्त 1947 से लेकर के 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान ये कहा जाता है। 1971 के बाद से बांग्लादेश बन गया। तो 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी क्षेत्र का हल निकाला गया। उसके बाद में क्या हुआ, 1971 में जो ये पूर्वी पाकिस्तान है ये बन गया था आपका बांग्लादेश। और जैसा मैंने बताया था कि ज्योग्राफी बहुत जटिल थी, तो इस समस्या को हल करने के लिए 2014 में सरकार बनी एनडीए की, और उस सरकार ने क्या किया, 100वां संविधान संशोधन किया 2015 में। और इस संशोधन के माध्यम से 111 इनक्लेव क्षेत्र बांग्लादेश को हैंडओवर किया। बदले में क्या हुआ कि 51 इनक्लेव भारत को मिलते हैं, और इस तरह से ये हल निकाला गया। तो लैंड ट्रांसफर का अगर हम मुद्दे की बात करें तो ऐसा 2 बार हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से हमें करना पड़ा, एक पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और वही क्या हुआ कि हमें 2015 में बांग्लादेश के साथ करना हुआ। तब से ये हो गया कि आप देश के अंदर अगर कोई गतिविधियां करेंगे तो अनुच्छेद 3 के तहत, और अगर आप विदेशी देशों के साथ में भू क्षेत्र को लेकर के कोई समझौता करते हैं तो आपको संविधान संशोधन के माध्यम से करना होगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक समझना चाहती हैं तो आप हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, और हम जरूर क्या करेंगे कि आप तक उस टॉपिक को पहुंचाएंगे। धन्यवाद।